ये था रिजल्टेंट, ये था ना रिजल्टेंट। ये दोनों वेक्टर का सम को कहते हैं रिजल्टेंट। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये बहुत बार मैं इस पर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओ पी क्यू और ये एस पॉइंट का नाम है। ठीक, आपने देखा कि यहाँ पे थीटा एंगल है और ये यहाँ पे अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ हमेशा अल्फा एंगल फॉर्म करता है। अल्फा, थीटा और नेक्स्ट एंगल में भी हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है, मैं कल ही बता दिया था कि VVI पॉइंट नेक्स्ट डे पढ़ना है हम लोग को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या मिला था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड था। फिर ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में क्या होता है वो ध्यान देना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए tan अल्फा हम लोग लिखे थे, tan अल्फा इक्वल टू होता है, देखिए b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। इसी दो फॉर्मूला को यूज करके हमें बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा चेंजिंग इसमें लाना है। मॉडिफाई जब होगा ये, तो कैसे कैसे चेंजिंग आ रहा है वही ध्यान देना है। अभी हम लोग केस 6 पढ़ेंगे, है ना, केस 6 होगा, तो केस 6 क्या होता है ये देखना है। केस 6 में कहना है कि ये जो आप इक्विलिब्रियम का केस पढ़े थे, अभी हमें देखना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये तो फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये रिजल्टेंट सेकेंड वेक्टर के साथ भी तो एंगल फॉर्म कर सकता है ना। है? वेक्टर बी को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया है। ठीक, ये है आपका वेक्टर बी, कि जहां पे ये वेक्टर बी को जब आप यहां पैरेलल शिफ्ट किए हैं, यहां एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। ये बी को जब हम पैरेलल शिफ्ट किए हैं, तो बी जितने एंगल पे यहां था उतने ही एंगल पे ना यहां भी हो जाएगा। पहले कितने एंगल पे था, थीटा पे था, तो अब ये बी हो जाएगा थीटा एंगल पे। ए और बी के बीच का एंगल हमेशा थीटा है, तो आप पैरेलल शिफ्ट हो गया, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। एंगल चेंज होगा तो पैरेलल नहीं रहेगा, एंगल तो सेम है। देखिए यहाँ पे थीटा पे था, यहाँ भी हमने थीटा पे शिफ्ट कर दिया बी को, क्योंकि हमें रिजल्टेंट आपका हेडिंग ही है। 6 नंबर केस का हेडिंग क्या है कि रिजल्टेंट मेक्स बीटा एंगल विथ सेकंड वेक्टर। ये कैसे हमें डायग्राम से दिखाना है, रिजल्टेंट मेक्स बीटा एंगल, देखिए बीटा एंगल विथ वेक्टर बी, वेक्टर बी के साथ रिजल्टेंट एंगल फॉर्म करेगा बीटा एंगल। तो बी को पैरेलल शिफ्ट किया गया और ये रिजल्टेंट इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हो गया, देख लिए कि अल्फा किसके बीच का एंगल है और बीटा किसके बीच का एंगल है। अल्फा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच, और बीटा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और सेकेंड वेक्टर के बीच का एंगल। फिर पूछा जाएगा कि थीटा किसके बीच का एंगल है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। थीटा में रिजल्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, थीटा देखिए वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, लेकिन अल्फा और बीटा जो देता है वो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बनाता है, वो अल्फा कहलाता है, और जब ये बी के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा एंगल कहलाता है। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ एक एक स्टेप पे ध्यान देने की जरूरत है ना। अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखने पे ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, एक ही बार जब फिगर बन जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा। प्रत्येक स्टार्टिंग से ही एक ही बार जब मैं टोटल आपका जब फिगर बन जाएगा तो लगेगा कि एक नेटवर्क जैसा हो गया, कहां से कैसे फिगर बना दिए नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग से ही देखिए कौन कौन सा स्टेप कैसे चेंजिंग आ रहा है।
अभी तो कुछ चेंज नहीं किया गया है, यही चेंज हुआ है एक ही स्टेप कि बी को सिर्फ पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया है और रिजल्टेंट इसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको शो कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जो काम इधर किए थे, है ना, बी को रिजोल्व किए थे, वेक्टर बी को रिजोल्व किए थे आप, उसी तरह से इधर भी काम करना है, इस रेड लाइन के ऊपर में भी उसी टाइप से। तो जब बी को पैरेलल शिफ्ट किए तो बी के हेड पे हम ए को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, ये जैसे भी है वहां से हम ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। देखिए ये हो गया वेक्टर ए, यही होगा, ये भी पैरेलल शिफ्ट हो गया। तो अब आपसे पूछा जाए कि बी और ए के बीच एंगल बताइए, तो बी और ए के बीच एंगल कैसे बताइएगा? अब पहले वेक्टर इस ट्रायंगल में पहला वेक्टर कौन है? बी है, दूसरा वेक्टर ए हो जाता है, तो पहला वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसे आपको एक्सटेंड करना होगा। जब आप फर्स्ट वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड किए थे जैसे आज किए थे, तो बी और ए के बीच एंगल कौन सा होगा? यही ना होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक, अब कहा गया कि अब यहां पे किसको रिजोल्व कीजिएगा? हमेशा आप जानते हैं कि सेकेंड वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है। सेकेंड वेक्टर इसमें कौन है? बी है, सेकेंड की ए है, फर्स्ट वेक्टर आपका ये है और सेकेंड वेक्टर ये हो गया। इसमें पहले वाला में फर्स्ट वेक्टर कौन था? वेक्टर ए था और सेकेंड वेक्टर बी था, लेकिन दूसरे वाला ट्रायंगल में फर्स्ट वेक्टर बी है और सेकेंड वेक्टर ए है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे हम? इससे हम इस पे इसको रिजोल्व करेंगे, सेकेंड वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करने का क्या रूल है? परपेंडिकुलर डाला जाता है। रिजोल्व करने का रूल यही है कि इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है। देखिए परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाला गया, इसके बीच ये एंगल हो गया। तो इसका ए का कंपोनेंट इधर में क्या होगा? ए cos थीटा होगा, ये cos थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा? ये तो परपेंडिकुलर है, इसे क्या लिखिएगा? ए sin थीटा कहलाएगा, ठीक है ना। जैसा ध्यान दीजिएगा, स्पेस की कमी का थोड़ा फिगर इस टाइप से हो रहा है, लेकिन दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, हमने ए को रिजोल्व किया, ओ पी क्यू एस नाम हो चुका है, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं टी और यू। यहाँ पे टी पे कट किया और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको यू कहा जा रहा है, टी और यू, ठीक। तो अब इसी के जैसा उसमें भी आर निकालेंगे। ये आर रिजल्टेंट इस ट्रायंगल के लिए भी वही है कि डिफरेंट होगा, ये चेक करना है। तो रिजल्टेंट के लिए देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ एस और यू में, इन ट्रायंगल ओ एस यू में, ओ एस यू में ओ यू इज इक्वल टू क्या होगा? ओ यू इज इक्वल टू ओ टी प्लस टी यू, ओ टी प्लस टी यू। तो ओ टी कितना है? ओ से टी तक क्या है? बी है, ओनली मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर का सिंबल नहीं दिया जा रहा। और टी यू कितना है? ए cos थीटा है, यही है। अब कौन सा? तो एस यू की बात करेंगे, एस यू कितना होगा? एस यू तो ए sin थीटा होगा, बिल्कुल पहले वाले पॉइंट के जैसा ही है ये। तब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा? तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे h कौन सा है इस ट्रायंगल में? ओ एस और यू में बात कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ी साइड कौन सा है? आर है, ये आर हो जाएगा। आर इज इक्वल टू रूट अंडर, परपेंडिकुलर कौन है इसमें? एस यू है, एस यू का स्क्वायर प्लस ओ यू का स्क्वायर, ठीक ना। देख लीजिए ओ यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो एस यू क्या होगा? एस यू अभी आप यहाँ पर लिखे ना, ए साइन थीटा, एस यू होगा ए साइन थीटा,
ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। अब क्या कीजिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब इसे क्या कीजिएगा, इसको और इसको एक जगह रख दीजिए, ए स्क्वायर कॉमन। अब आप लोग समझ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्टेंट सेकंड वेक्टर के साथ एंगल बनाए या फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करे, दोनों में से किसी के भी साथ एंगल फॉर्म करेगा तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं आएगा। मुझे लगता है उसके एंगल में चेंजिंग आ जाएगा, वो देखेंगे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो r इक्वल टू रूट अंडर क्या है आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया, ये फॉर्मूला हो गया इसका। रिजल्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सॉरी डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए क्या कीजिएगा, फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इन ट्रायंगल OSU में बात करेंगे, tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है SU और बेस कौन है OU इसका बेस है, तो SU कितना है, ए साइन थीटा है। देखिए ए साइन थीटा और ये कितना है, तो b प्लस ए कॉस थीटा। तो कंपेयर कीजिए कि क्या अल्फा में भी यही आया था, इसको जरा देखिए तो tan अल्फा कितना आया था, b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आया था, और इसमें tan बीटा इक्वल टू क्या रहा है, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा आ रहा है। क्या चेंजिंग है इसमें, क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस यही है कि हमेशा सेकंड वेक्टर को ही रिजोल्व किया गया है। देख रहे हैं यहाँ b साइन थीटा, इस ट्रायंगल में सेकंड वेक्टर b था तो b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा लिखा गया, और इसमें सेकंड वेक्टर a है तो a साइन थीटा अपॉन b प्लस ए कॉस थीटा लिखा गया है। तो यानी डायरेक्शन में तो चेंजिंग हो जा रहा है, एंगल में चेंजिंग आ जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल अल्फा एंगल फॉर्म करता है और सेकंड वेक्टर के साथ बीटा एंगल फॉर्म करता है रिजल्टेंट, और वो किस टाइप से हम उसको डिराइव करेंगे, डिराइव करने का प्रोसेस तो सब में सेम ही है, ओनली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है, कुछ भी नया नहीं किया गया है, ओनली ये इसमें पैरेलल शिफ्ट कर दिया गया है। पैरेलल शिफ्टिंग का प्रोसेस आपको आना चाहिए, पैरेलल शिफ्ट करने आना चाहिए, उसके बाद में हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको रिजोल्व कर लेते हैं। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कितना यूज हो रहा है, प्रत्येक प्रीवियस पॉइंट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में यूज होता है, वही छूट जाने से दिक्कत होता है बहुत सारे स्टूडेंट। तो दिक्कत होने पे परेशान नहीं होना है, मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिएगा कि सर उसको एक बार फिर से समझा दीजिए, कोई टाइम देकर मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है ना। इसके कारण आपका नेक्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आएगा और वो डाउट हमेशा के लिए बना रह जाए। चलिए तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं, इसे जरा नोट कीजिए। एक चीज और, थोड़ा सा 2 मिनट और मैं आपका टाइम लूंगा। देखिए क्या मैं इसको यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या इस फिगर को मैं ऐसे बना सकता हूं, जरा इस फिगर को मैं मॉडिफाई करूंगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस फिगर को, इस पे जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो कैसे। मान लीजिए आपका ये है वेक्टर ए, इधर वेक्टर ए, इधर वेक्टर बी था, तो हम बी को इधर भी तो बना सकते हैं,
वेक्टर बी ये है, ठीक। और रिजल्टेंट किधर है, तो रिजल्टेंट तो इसी के बीच में है, हम ए के पैरेलल यहां से खींच देंगे और बी के पैरेलल भी हम यहां से खींच देंगे, ठीक। तो इसी के बीच में जहां जाएगा वहां हम कहें कि रिजल्टेंट यहां पे होगा, ठीक है, ये भी सही है। तो रिजल्टेंट का ये फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, सेकंड वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है। ये 3 पॉइंट देखे ना आप, 3 साइड देखे हैं, 3 साइड आपने देखा है। यहाँ अगर पूछा जाए कि ए और बी के बीच का ये एंगल कितना है तो क्या कहिएगा, इसे थीटा है। अल्फा बीटा और थीटा के बीच रिलेशन समझ में आ रहा है ना, अल्फा बीटा और थीटा के बीच रिलेशन समझ में आना चाहिए। अल्फा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच, और बीटा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल। और थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। समझ गए तीनों को। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन अच्छे कंपटीशन में आता है, इस पॉइंट पे बेस में, ठीक ना। तो अब क्या मैं इसको, ये जो वेक्टर आर है इसे मैं अपोजिट कर सकता हूं। अगर मैं इसको इधर कर दिया इधर, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कुछ तो इसका सिंबल होता होगा ना, माइनस हो जाता है, माइनस वेक्टर आर लिख दिया गया। देखिए क्या इसी का मॉडिफाइड फॉर्म, देखिए इस फिगर को हमने इस तरह से लिखा है, इस तरह से, यानी कोई भी दो वेक्टर दिया रहे तो रिजल्टेंट उसके बीच हम लोग कैसे कैलकुलेट दिखा सकते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन, एक दूसरे के पैरेलल खींचकर, एक दूसरे के पैरेलल हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और तब हम उसको दिखा पाएंगे रिजल्टेंट कहाँ होगा। नहीं तो कोई स्टूडेंट कर सकता है कि सर इसके बीच तो रिजल्टेंट इधर होगा, कोई इधर कहेगा, तो एंगल का कोई फिक्सेशन ही नहीं रहेगा, कोई एंगल फिक्स ही नहीं रहेगा, डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं मिलेगा, डायरेक्शन का नाम ही नहीं बता पाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, इस पॉइंट पे, वो पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है, इस फिगर से क्या चेंजिंग आ रहा है। वेक्टर ए हुआ और ये कि यहाँ पे आपका वेक्टर बी था, कोई कहा कि इसमें से आप रिजल्टेंट बताइए, तो आप तो कहिएगा कि सर, कोई आपका एक फ्रेंड होगा जो कहेगा सर रिजल्टेंट इधर होगा, कोई कहेगा इधर होगा, कोई कहेगा इधर होगा, तो ये तो आपका सही नहीं माना जाएगा ना इसको, इसका एक सर्टेन वैल्यू ना होना चाहिए। तो सर्टेन वैल्यू के लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए रूल है कि इस वेक्टर के पैरेलल आपको यहां से खींचना है और इस वेक्टर के पैरेलल यहां से ड्रा करना, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको मिला दीजिए, वही रिजल्टेंट का रिजल्टेंट होगा। हमेशा बार बार इसका यूज होगा, इसलिए मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, तो ये बार बार यूज होगा, आगे की ओर इसमें परेशान नहीं होना है कि कैसे हो रहा है। रिलेटिव मोशन तो टोटल इसी पे बेस्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। अच्छा एक बात देखिए, आपने देखा कि रिजल्टेंट इधर था, तो क्या मैं अब इसको रिजल्टेंट को मैं इधर ऐसे दिखा दूं, इस फिगर का मॉडिफाइड फॉर्म, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस वेक्टर आर, ये भी हो गया क्या। देखिए तो एक पॉइंट पे 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा रहे, कोई भी सामान यहाँ रखा जाए और इस पे 3 फोर्स अप्लाई किया जाए, एक फोर्स इधर खींचे, दूसरा फोर्स उधर खींचे और तीसरा फोर्स इधर की ओर खींचे, बट वो जो ब्लॉक है चाहे सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट वहां जो रखा गया है वो न तो इधर जा रहा है, न ही वो इधर मूव कर रहा है और न ही वो इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब कि उस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है, ठीक ना। तो ये ब्लॉक आपका, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो रखा गया है वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसे इक्विलिब्रियम में कहा जाता है, इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो ये भी इक्विलिब्रियम में कहा गया, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाता है। इसके जस्ट बाद वाला जो केस है हम लोग का, वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और बेस्ट कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है। बेस्ट कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ये बहुत सारे स्टूडेंट को, टीचर को भी पता है। तो इसे हम लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं। अगर डाउट लगे तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा।
ठीक है ना। तो देखिए जरा सा यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा वो बताइए मुझे। ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पर क्या होगा वो मुझे बताइए। ए और बी के बीच का एंगल आपको बताना है। आपने क्या देखा, इस फिगर को देखकर बताइए। तो सर ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा होता है, तो बोलिए सीधा थीटा होगा सर। ठीक, तो आखिर यहाँ पे अल्फा किधर होगा, अल्फा एंगल किधर बनेगा, सोचने वाली बात है। तो इस फिगर से ही सब को हम जानेंगे। मेन यहीं से ना ओरिजिनेट हुआ है, इसका मेन फिगर तो यही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, इतने टाइप से पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम के कंडीशन जानने तक पहुंच चुके हैं। अब बताइए रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा था, अल्फा, और रिजल्टेंट सेकेंड वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा था, बीटा बना रहा था। ठीक है, तो आप कहिएगा ना कि सर ये तो फिगर हो गया। अब इसमें से आप क्या देख रहे हैं, दो वेक्टर, थ्री वेक्टर और थ्री एंगल दिया हुआ है। थ्री वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर दिया हुआ है, और थ्री एंगल भी दिया हुआ है, थीटा, अल्फा और बीटा, तीन एंगल दिया हुआ है। अब एक बात देखिए, इसमें से कोई भी एक वेक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। आपको जरा सा अभी समझने पर ध्यान दीजिए, लिखने की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक बात देखिए, यहाँ पे रिजल्टेंट में इस फॉर्मूला से किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि दो वेक्टर मालूम होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। दो वेक्टर और एक एंगल जब दिया रहेगा तब हम उसके बीच में तीसरे वेक्टर को निकाल सकते हैं। दो ए और बी दिया रहेगा तब हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, और एक थीटा दिया रहेगा तो। लेकिन इससे एक ऐसा यूनिक टाइप का एक कंसेप्ट हम लोग करेंगे अभी, जो बहुत ही देखिएगा। उसमें होना चाहिए कि एक ही वेक्टर दिया रहेगा, उसमें एक ही वेक्टर दिया हो और एक एंगल दिया हो, तो आप उसके बीच सेकंड वेक्टर या थर्ड वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। देखिए केस 7 जो है ये है केस 7, इसी का नेक्स्ट स्टेप है केस 7। केस 7 इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले हेडिंग लिख देते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होता है ये मेन। ठीक, तो क्या होगा इसमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन, इसके लिए लामीज थ्योरम का यूज किया गया। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम होता क्या है, लामीज थ्योरम हम किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर थ्री फोर्सेज अप्लाई होता हो, है ना, और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, तो उसका प्रत्येक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर फोर्सेज के। मैं जो बोला अभी नहीं समझे होंगे, मैं यहां फिगर से दिखाता हूं। देखिए इसी फिगर को हम लोग फिर से बनाएंगे। क्या देखा आपने कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई हुआ। फोर्स लिखिए, चाहे वेक्टर ए लिखिए, फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी ही है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ही लिया गया है। अभी मैं ये लिख रहा हूं, और एक दूसरा आपका इधर की ओर वेक्टर बी है। ठीक, ए और बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ए और बी के बीच, दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है, थीटा होता है। इसका रिजल्टेंट किधर था, इसका रिजल्टेंट इधर की ओर है। एक फोर्स इधर भी लग रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, निगेटिव है, तो निगेटिव तो अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। ये इससे परेशान नहीं होना कि निगेटिव साइन क्या कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए निगेटिव साइन का यूज होता है। अब ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, सो बताइए, अल्फा। और रिजल्टेंट सेकंड वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो बीटा एंगल बना रहा है।
ये सब आप जान चुके हैं, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेज अप्लाई हो रही है और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, यानी उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा, इसे कैलकुलेट कैसे कीजिएगा? कोई भी फोर्स कहा जा सकता है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी के लामीज, साइंटिस्ट का नाम है लामीज, उसने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेज अप्लाई होता हो तो उसका प्रत्येक फोर्स, each force is proportional to sine of angle between other two forces का। कैसे होगा? तो देखिए कैसे लिखा गया, वेक्टर ए है, प्रत्येक फोर्स को लिखेंगे वेक्टर ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। ए को छोड़कर अदर टू फोर्सेज कौन बचा? वेक्टर आर और वेक्टर बी बचा। तो वेक्टर आर और बी के बीच में एंगल कौन सा? बीटा है। तो कहा कि ये बीटा होगा, इतना इक्वल टू, फिर बी को लिखा गया। तो बी में भी तो यही एक लाइन रूल को यूज करना है, बी को छोड़कर बाकी जो दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल देखिए, तो कौन बचा? आर और ए, इसके बीच का एंगल अल्फा है, तो यहां पे होगा ये साइन अल्फा। देख रहे हैं, इसी को साइन रूल कहा जाता है या लामीज थ्योरम कहा जाता है, लामीज थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इसी को अप्लाई करते हुए क्या लिखेगा? वेक्टर सी अपॉन क्या लिखेगा? साइन ऑफ कौन सा एंगल? वेक्टर सी नहीं, यहां पे वेक्टर आर लिखेंगे, आर लिखेंगे, वेक्टर आर यहां ना है, इसको छोड़कर दूसरा कौन सा साइड है? थीटा आ जाएगा, साइन थीटा लिखेंगे हम इसमें। देखिए साइन थीटा होगा, यही हो जाता है। देखिए इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन का रूल होता है। इसमें देख रहे हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कैसे सोल्व करना पड़ेगा? ए अपॉन, इस पे मैं एग्जांपल बनाऊंगा ही, साइन बीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन साइन अल्फा। एक बात बताइए, इसमें आप क्या देख रहे हैं? कोई भी एक वेक्टर दिया हो, बी दिया हो और दो एंगल गिवन हो, तो हम ए निकाल सकते हैं ना, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देख ले क्या हुआ, इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में तो आपको दोनों वेक्टर गिवन होगा और एक एंगल दिया रहेगा। दो वेक्टर और एक एंगल दिया रहे तब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का यूज कीजिएगा। लेकिन इसमें क्या हो, अगर हमें ऐसा कहे सिर्फ एक ही वेक्टर दिया हुआ हो, एक ही फोर्स दिया हो और दो एंगल दे दे वहां, और कहे कि दूसरा फोर्स बताइए क्या हो, तब तो कोई बच्चा नहीं बना पाएगा इस रूल से। तो वहां पे उसको ये कंडीशन ही यूज करना पड़ेगा। देखा ना दोनों में क्या डिफरेंस है? उसमें था कि दो वेक्टर और एक एंगल दिया रहे तब, लेकिन इसमें क्या है, दो एंगल और एक ही वेक्टर दिया रहे, जस्ट अपोजिट काम हो रहा है। यहाँ पे दो एंगल दिया रहे और एक वेक्टर दिया रहे तो हम अदर वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही दोनों में अंतर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया था, उसको समझ गए। जल्दी इसके लैंग्वेज को लिख लेते हैं। लामीज थ्योरम। देखिए लामीज थ्योरम क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, लामीज हमें if three forces are applied on an object in equilibrium में 3 फोर्सेज अप्लाई हो रहा है। तो ईच फोर्स इज देन, मेन लाइन ये है, ईच फोर्स इज
proportional to sine of angle between other two forces के साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। इसका एक लाइन यही होगा, each force is proportional to sine of angle between other two forces। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया इसी कंपटीशन में, चाहे क्वेश्चन के लेवल को हाई करना चाहेगा तो इसी को देगा, इसी का यूज करेगा। देखिए रहे कैसे ये निकल कर आया है। हम लोग पहले ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ को मॉडिफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, केस 7 तक पहुंचे हुए हैं। 9 केस पढ़ना है तो देख लेना, ये लामीज थ्योरम कहलाता है। इसे जरा नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे इसको आया था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है। ओके, यहाँ पे दिख रहा नहीं दिखेगा, इस लाइन नीचे वाली लाइन को मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए इसके बाद इच फोर्स के बाद मैं यहाँ पे इसको नोट करता, यहाँ पे लिख देता हूँ, इच फोर्स इज proportional to sine of angle between other two forces के प्रोपोर्शनल होता है। उसके जस्ट नीचे ये लिखिए, पहले जो भी आपका केस था, एक में फिगर बनाना है, दूसरे नंबर में आपको ये लैंग्वेज लिखना है, और तीसरे नंबर में ये लिखना है। कोई को भी कहीं डाउट होगा पूछिएगा, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं अभी को। ये कैसे लिखा गया समझ में आ गया ना? यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, each force is proportional to sine of angle between other two forces। Sine of angle between other two forces। कोई एक ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट पे अगर 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, देखिए इफ 3 फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे अगर 3 फोर्सेज अप्लाई हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है,
तो क्या होगा, तो वैसे केस में प्रत्येक फोर्स जो होगा, प्रत्येक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस के। हम जिस साइड को, जिस फोर्स को लेंगे उसको छोड़कर अदर टू फोर्सेस जो बचेगा उसके बीच जो एंगल बनेगा उसका प्रोपोर्शनल होगा, है ना। हमने पहले ए को लिया है, इस लैंग्वेज के अनुसार ए वेक्टर को अगर आप लेते हैं तो वेक्टर ए जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस का। ये बीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, देखिए ये तो दोनों के साथ बना रहा है थीटा और अल्फा, तो थीटा और अल्फा को छोड़कर दूसरा वेक्टर जो बचा हुआ है वेक्टर बी और वेक्टर आर, इसके बीच के को बताना है, बीटा को लिया गया है यहाँ देखिए। तो अगली बार को तो आप लोग खुद बता दीजिएगा कि सर तब तो अगली बार में हम वेक्टर बी अगर लेते हैं तब तो एंगल होना चाहिए अल्फा, तो वही देखिए वेक्टर बी बाई साइन अल्फा होगा। जब अगर वेक्टर आर लेते हैं तब तो आपका साइन थीटा होना चाहिए, ये साइन थीटा लिया, बस इतनी ही सी बात है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन इस पे एराइज करता है। तो अब समझ गए हिमांशु? ठीक है, तो चलिए आगे के स्टेप को इसका बढ़ते हैं। इसे मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे ये इसको ये आया था, ये रूल इसको कैसे आया। ओके, जरा लाइट कटी है अभी। ओके, देखिए अब इसी चीज को हमें प्रूव करना है कि ए अपॉन साइन बीटा और बी अपॉन साइन अल्फा कैसे हो, प्रूव करके देखना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रायंगल लॉ यूज होता है कब? जब दो वेक्टर और एक एंगल गिवन हो, और लामीज थ्योरम यूज होता है कब? जब एक वेक्टर और दो एंगल दिया हुआ हो। इसे भी जरा नोट करेंगे हम लोग, इसको नोट में लिखिएगा। नोट में हम इसका यूज कहाँ करते हैं? निकला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही, लेकिन इसका अपना ही कुछ करना है। कर रहा है क्या? देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज यूज्ड, कब यूज होता है? व्हेन टू वेक्टर्स and one angle are given। समझ गए कैसे? ये ना था r इक्वल टू रूट अंडर, ये नहीं लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। देखिए ए बी और थीटा जब दिया रहेगा तभी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन लामीज थ्योरम किस लिए यूज होता है? तो ये भी लिखेंगे, बट लामीज थ्योरम इज यूज्ड किस लिए, कब, किस कंडीशन में? व्हेन वन वेक्टर एंड two angles are given। देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जब एक वेक्टर और दो एंगल दिया रहेगा तो वहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कुछ करके रह जाएगा, नहीं सोल्व हो सकता है। जो लड़का सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जानेगा उससे ये क्वेश्चन कहां से बने पाए? इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं बन पाए। एक ही वेक्टर दिया रहे, वेक्टर ए दे दे और कहे कि वेक्टर बी, लेकिन एंगल दो दिया हुआ है, अल्फा बीटा दे दिया है, तब तो बच्चा परेशान हो जाएगा ना, कैसे होगा ये? तो ये चीज अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए और इसके बाद मैं इसको प्रूव करूंगा। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे, फिर आज का पॉइंट कंप्लीट कर जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट केस 8 को पढ़ने वाले हैं।
लेकिन ये आज वाला जो पॉइंट पढ़े हैं इसे फिर से घर पे अपने से लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। लिखने जाइएगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा, वहां बहुत सारा प्रॉब्लम अपने से नहीं लिखा पाते। चलिए नोट कर लीजिए इसे। आपके पास 1 मिनट टाइम है, थोड़ा सा जो लैंग्वेज अभी मैं लिखा हूं उसे नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या होता है? तो ये होता है आपका वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा, वेक्टर बी अपॉन साइन बीटा और वेक्टर आर अपॉन साइन थीटा होता है। इसे ही लामीज थ्योरम कहा जाता है। इसे प्रूफ करना है कि ये कैसे आता है। ठीक, तो आपने देखा था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही तो यूज करना है हमें। वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर बी है, यहां फिर से ट्रायंगल को बना रहे हैं। इसके बीच का ये एंगल है थीटा। इसको रिजोल्व किए थे आप, इसको परपेंडिकुलर डाले थे इस पे, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट इसका वेक्टर आर जो है वो कैसे है? ऐसे ही है ना, एन है वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इसके साथ बना रहा है अल्फा एंगल, यहां पे बना रहा है बीटा एंगल। ठीक, ये हमने दिखा दिया अल्फा और बीटा एंगल को। कौन सा वेक्टर कहाँ है? वेक्टर आर इधर है, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी यहाँ पे है। एंगल किस किस के वेक्टर के बीच का है वो ध्यान रखिएगा आप। रिजल्टेंट और सेकंड वेक्टर के बीच में एंगल होता है बीटा, और अल्फा किसके बीच का एंगल होता है? रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल होता है अल्फा। ठीक ना, ये समझ रहे हैं? और थीटा किसके बीच का एंगल है? ये बहुत ही हमेशा माइंड में आप रिवाइज करते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा कि आखिर थीटा किसके बीच का एंगल था, अल्फा किसके बीच का एंगल था, बीटा किसके बीच का एंगल था, क्योंकि इसका यूज करना है। तो इतना आने के बाद हमें प्रूफ करना है। ये हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया गया, यहां से देखिए, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया। यहां से ये जो दिया गया परपेंडिकुलर दिया है, इन सब का नाम लिख लेते हैं, ओ पी क्यू और एस, ओ पी क्यू एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इस ट्रायंगल का, इसका पी क्यू एस की बात करते हैं। पी क्यू एस परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, इसमें परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू एस अपॉन हाइपोटेनस कितना है? बी है, बी। यहां पे देखिए जरा, क्यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया? बी एस साइन, बी साइन थीटा आ गया ना, बी साइन थीटा आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। क्यू एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन बी लिखा है आपने, तो बी साइन थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इस ट्रायंगल में लीजिए ओ पी आर में, इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस ओ पी आर में देखिए तो क्या लिखना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो साइन अल्फा
साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, पी आर। पी आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ और नाम दे देंगे, एस यहाँ पे टी लिख देता हूं, तो पी टी अपॉन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन है, वेक्टर ए है, इससे भी बड़ा साइड वेक्टर ए है, ये हाइपोटेनस है इसका, यहां लिखेंगे हम वेक्टर ए, देख लिए। तो ये पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा, ये इसका दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट ट्रायंगल को में लेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा, ये देखिए, नेक्स्ट ट्रायंगल ये ना होगा पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर में क्या होगा, कौन ये बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, पी आर, पी टी है, हाइपोटेनस कौन है, पी एस सबसे बड़ा साइड है ना, इसलिए ये हाइपोटेनस होगा, यहाँ पे पी एस होगा, यानी ये पी टी इज इक्वल टू पी एस साइन बीटा होगा, और पी एस है कितना, तो बी है, यानी ये बी साइन बीटा होगा। ये तीसरा इक्वेशन आ गया। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इस दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा, यानी लिखिएगा, तो क्या होगा, ए अपॉन साइन बीटा, ए अपॉन साइन बीटा, और ये क्या होगा, पी अपॉन साइन अल्फा, ये आ गया इसका चौथा इक्वेशन मान लिए। समझ में आया ये, इसमें क्या होता है, ए अपॉन साइन बीटा इधर जाकर डिवाइड होगा, और ये आकर साइन अल्फा इधर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़ा सा ट्रायंगल की बात करते हैं, ओ क्यू एस में, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू एस में साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो क्यू एस है, क्यू एस अपॉन हाइपोटेनस कितना है ना, ओ एस है, क्यू एस अपॉन ओ एस, यानी क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ओ एस है कितना, आर, ओ एस साइन अल्फा, यानी आर साइन अल्फा, क्यू एस इज इक्वल टू, तो ये आप इसका इक्वेशन रख दीजिए 5 नंबर। अब इक्वेशन 1 और 5 को जब कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, क्यू एस इसमें भी है, क्यू एस इसमें भी है, तो कंपेयरिंग देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो होगा बी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा। इसको क्या लिखिएगा, बी अपॉन साइन अल्फा और आर अपॉन साइन थीटा, ये हो गया आपका 6 इक्वेशन, ठीक ना। तो इक्वेशन 4 और 6 को जब कंपेयर कीजिएगा तब क्या मिलेगा, तो वही आ जाएगा फिर, ये तो 2 बार है, देखिए ये चीज जो है ये तो 2 बार है, इसके बदले हम 1 बार लिखेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड सॉरी कौन सा है, ये 4 है और 6 नंबर में कंपेयर करेंगे। 4 और 6 को कंपेयर करने से क्या मिलेगा, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन
साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ये ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों के बीच के एंगल के बराबर रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। प्रूफ हो गया? समझ गए ना लामीस थ्योरम कैसे प्रूफ हो गया? ये चीज किसी कोई को कहीं भी डाउट हो तो पूछिएगा, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, नहीं तो लिख। ठीक, कोई भी कहीं किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछिए मुझसे। नहीं दिक्कत हो तो पहले आप इधर लिखिए। हैं, बोलिए हिमांशु। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा कौन होगा? ये है, ये को छोड़ करके तो बीटा जाएगा ना, बीटा कर दीजिए और यहाँ पे अल्फा आपके साथ थीटा होगा। ठीक है, तो और कोई ये समझ गए हैं हिमांशु? ठीक, नोट कर लीजिए इसे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, मतलब वेक्टर आर, यहाँ पर होगा थीटा, ये होगा अल्फा और ये बीटा। समझ रहे हैं? जब हम वेक्टर ए लेंगे तब तो अल्फा ले ही नहीं सकते हैं, कभी भी इसमें कोई मिस्टेक भी हुई है, नहीं समझ में आया तो आप ऐसा ड्रा करके देख लीजिएगा। सीधे लैंग्वेज कहा है कि जिस वेक्टर को हम लेंगे उसको छोड़कर अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल को लेंगे। नोट कीजिए, फिर इस पे एक बेस्ट एग्जांपल छोटा। इसमें एक क्वेश्चन होगा, कैसा से देखिए, इसमें जो होगा ये क्वेश्चन होता है, मान लीजिए कि ये एक सेलिंग है, छत है, ये एक सेलिंग है। इस सेलिंग से कोई ब्लॉक को यहां से 60 डिग्री पे, ठीक ना, यहां से 60 डिग्री पे और यहां से 30 डिग्री पे, देखिए दोनों के एंगल में जरा सा क्या डिफरेंस है। मतलब ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे। कोई ब्लॉक को यहां से हैंग करा दिया गया, टांग दिया गया। एक ब्लॉक है जो 5 केजी का है। देखिए 5 केजी के ब्लॉक को इस तरीके से किसी छत से टांगा गया है स्ट्रिंग से द्वारा, स्ट्रिंग धागे के द्वारा, ठीक ना। तो इसमें इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, इधर की ओर स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है, धागे में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? टेंशन कहा जाता है, टेंशन। ये T होता है, ये मान लीजिए T1 है और इधर इस धागे इधर की ओर जो टेंशन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ये टेंशन T2 है, ठीक है। और नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है, इधर की ओर भी फोर्स लग रहा है, ये कौन सा है? T3 है। देखिए 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक पे, 3 फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो बताना है कि टेंशन T1 या और T2 और T3 क्या होगा, ये बताइए। आपको कैलकुलेट करना है टेंशन T1, T2, T3 एंड टेंशन T1, T2 एंड T3। मैं हल्का हिंट दे दूंगा और आपको घर से इसे ट्राई करना है। कैसे होगा?
इसके बीच तो आपको एंगल कैलकुलेट करना होगा। एंगल के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर सीधे एक लाइन खींच देंगे, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री होगा, इसके इधर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल का एक एंगल है 90 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री का एंगल होता है, ट्रायंगल होता है। तो 180 में से 120 डिग्री घटा दीजिएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा ना, ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक, अब कोई भी ब्लॉक होता है तो उस पर नीचे की ओर कोई फोर्स लगता है ना, mg फोर्स लगता है। mg फोर्स आप जानते हैं पहले से, तो मास इंटू mg फोर्स अप्लाई होता है। ये mg कितना है, 5 इंटू जी कितना होता है, g का वैल्यू 10 लेते हैं, 10 लिया जाता है, तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन, यही होगा ना। और देखिए इस ब्लॉक पे कौन कौन सा प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है इसका 50 न्यूटन और ऊपर की ओर हो रहा है इस पे कौन सा फोर्स, T3 है, T3, यानी इसका मतलब क्या है, T3 बराबर है, ये रुका हुआ है, इसका मतलब कि T3 बराबर है 50 न्यूटन के। T3 तो हमको पता है कि T3 सर इतना होगा, आप कहिएगा T3 तो सर 50 न्यूटन है, ठीक है, T3 कल पता है, वहां एंगल नहीं पता है कि क्या होगा इसके बीच का एंगल, तो ये एंगल भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक ना, इस पे ये एंगल टोटल कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है, ये कर रहा है सिर्फ 60 डिग्री, तो इधर का ये एंगल कितना बच जाएगा, 180 माइनस 60, 120 डिग्री हो जाएगा ये, देखिए, तो ये एंगल जो होगा ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड भी देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री और 60 डिग्री, 150 डिग्री होगा, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो फिर ये कौन सा कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस 30, ये तो होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। तो अब जरा सा इस पॉइंट को ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक ना। इस पॉइंट को अगर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ पे इस पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए ये है एक ऑब्जेक्ट, इस पे इधर की ओर एक T1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर की ओर इस पे T2 फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे की ओर T3 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। इसके बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, इसके बीच का एंगल 150 डिग्री है, सबके बीच का एंगल पता है आपको और टेंशन भी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा, बायलामीज थ्योरम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, बायलामीज थ्योरम क्या लिखिएगा, T1 अपॉन क्या लिखूं मैं, है ना, T1 अपॉन साइन 150 डिग्री और T2 अपॉन साइन 120 डिग्री और T3 अपॉन साइन 90 डिग्री। अब एक बात देखिए इसमें से, इसे आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको इसमें गिवन कौन सा फोर्स है, कोई एक फोर्स तो डेफिनेटली दिया होगा, वो तो T3 गिवन है, T3 दिया हुआ है, हम T1 निकालना चाहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, T1 अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल टू T3 बाई साइन 90 डिग्री, ऐसे ही लिखेंगे, T3 तो दिया हुआ है, T1 अपॉन साइन 150 डिग्री है, इसका मतलब क्या समझे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कल के क्लास में समझाऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें 180 डिग्री 50 डिग्री का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि इसमें सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें ASTC रूल से ही हम लोग एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है हम लोग को, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा उसको, ठीक ना। अभी सिर्फ देख लीजिए कि इसका आप एंगल कैसे निकालिएगा, तो निकालना पड़ता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री तक का तो
ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री तक का तो वैल्यू आप लोग भी याद किए ही होंगे, भले ही अभी भूल रहे हो। तो 150 डिग्री है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। देख लीजिए, इक्वल टू T3 क्या है, 50 है, 50 न्यूटन। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए ये साइन 180 माइनस 30 डिग्री क्या होगा। साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस 30 डिग्री। यहाँ थोड़ी आप लोगों को परेशानी हो रही होगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री है। 150 डिग्री जो आया है वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में साइन का कॉस नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाता है। इसका मतलब होगा ये क्या कि T1 बाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 होगा। तो T1 इज इक्वल टू 50 साइन 30 डिग्री, 50 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बोलिए 1/2 होगा। 2 से काट दीजिए, आ जाएगा यहाँ 25 न्यूटन हो गया ना। T1 हमने कैलकुलेट कर लिया, T1 और T1 हमने जब कैलकुलेट कर लिया तो T2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। समझ रहे ना। T2 के लिए क्या लिखिएगा, उसके लिए क्या कैसे इक्वेशन लिखिएगा सो बताइए। और T2 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, T2 बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू T3 बाई साइन 90 डिग्री लिखेंगे, T3 बाई साइन 90 डिग्री। तो T2 बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू 50/1, सही। तो T2 अपॉन साइन 120 के बजाय क्या लिखिएगा, फिर तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, 90 प्लस 30 डिग्री लिख लीजिए या 180 माइनस 60 डिग्री लिख लीजिए, बात बराबर है। तो साइन 180 माइनस 120 है, 60 डिग्री होगा, इक्वल टू 50, ठीक है ना, 50 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने का, स्पेस कम होने का थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए साइन 60 डिग्री हो जाएगा ये, इक्वल टू 50। तो T2 बराबर क्या होगा, 50 साइन 60 डिग्री, 50 साइन 60 डिग्री, यानी ये T2 इक्वल टू 50 साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। 2 से काट दीजिए इसको, 25 बार में 25 √3 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए ना क्या क्या आया आपका। T1 मिला है कितना, देखिए आंसर हो गया T1 इक्वल टू 25 न्यूटन, यहां लिख देता हूं, T1 इक्वल टू 25 न्यूटन और T2 इक्वल टू 25 √3, 25 √3 न्यूटन, और फिर ये T3 तो 50 न्यूटन है ही, यही आपका आंसर होगा। समझ के कैसे यूज हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ही अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है, जो टफ लगता है स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है उसको वो तो सोच भी नहीं सकता है, सोच नहीं पाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो पूछिएगा, मैं डिस्कनेक्ट कर। 50 डिग्री के जगह पे हम 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, पढ़े होंगे 9th। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री की बात है तो साइन का साइन ही रह जाता है, जब 180 डिग्री की बात होता है, 90 डिग्री है तब कॉस हो जाता है। दूसरी बात एंगल की है,
तो एंगल अगर 180 डिग्री माइनस समथिंग या प्लस में है तो वो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन का जो है वो पॉजिटिव लिखा जाता है, इसीलिए इसके बदले में लिख दिया गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री साइन उसको लिख दिए हैं। फिर यहाँ भी साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखे हैं, तो वो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। समझ गए मंसूर? ये सब ये जो भी थोड़ा डाउट आया होगा ये एंगल में, वो कल दूर हो जाएगा। कल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो पढ़ाऊंगा वो आसानी से आपको किसी भी एंगल का, कितना भी डिग्री का एंगल रहेगा, तुरंत आप उसे कैलकुलेट कर दीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का पढ़े हैं, इसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ही एग्जाम्पल को अगर ध्यान कीजिएगा तो बहुत सारा कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो उसमें क्वेश्चन को के लेवल को हाई करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। और स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आता है, ये एंगल में परेशान हो जाता है, यानी स्टूडेंट जो सही से समझा नहीं है उसको हार्ड लगता रहता है देखते ही इसको समझ। लेकिन अभी तो मैं आपको बहुत ही आराम से और धीरे धीरे समझाया हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। एक दो बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना। अभी तक मैं किसी भी पॉइंट को नहीं कर रहा था कि रिवाइज कीजिएगा, लेकिन आज वाले किसी भी पॉइंट को मैं कर रहा हूँ रिवाइज करना है तो कर लीजिएगा। समझ में जब आ गया है और रिवाइज करते समय अगर दिक्कत हो तो फिर से फोन से पूछिएगा कि सर ये वाला कैसे आ गया था, लेकिन सीखिए उसको, बाद में पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़े और स्टूडेंट से आप कितना डिफरेंट पढ़ रहे हैं। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ रीजन से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको 9 केस हो जाएंगे। ऐसे अभी भी आप किसी से मैच कराइए कॉपी तो पता चलेगा कि मैं बहुत सारे टेक्निक पढ़े हैं।